हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज जो सेशन मैं लेके उपस्थित हूं, इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 जो निरस्त कर दी गई थी। ठीक है, परीक्षा तिथि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी 28 नवंबर 2021 में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था, लेकिन यह एग्ज़ाम को निरस्त कर दिया गया था पेपर लीक की वजह से। हिंदी भाषा एक हम लोग देखेंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। आज का जो और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहे। आज का जो सेशन स्टार्ट होगा वो 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होकर 30 नंबर क्वेश्चन तक जाएगा। लगभग 30 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सेशन में। ठीक है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको एक एक करके सीरियल नंबर से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने कहाँ पे, तो अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा कि रेत पर नाम कभी लिखते नहीं, रेत पर नाम कभी लिखते नहीं, लिख भी दिया तो कभी टिकते नहीं। ठीक है, रेत की बात की जा रही है कि रेत पर नाम कभी लिखते नहीं और लिख भी दिया तो कभी टिकते नहीं। लोग कहते हैं हम पत्थर दिल हैं, लोग कहते हैं हम पत्थर दिल हैं, पर पत्थर की भी तो खासियत होती है, सुनिएगा। लोग कहते हैं हम पत्थर दिल हैं, पत्थर पर लिख दिए गए नाम कभी मिटते नहीं। ठीक है, तो पत्थर की यही खासियत है कि उस पर जो भी आप लिख दिए वो मिटता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन के तरफ आते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? महाधन इंद्र। बी कह रहा है कि महाधन इंद्र, सी कह रहा है महाधन इंद्र, और डी कह रहा है कि महाधन इंद्र इद। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ये क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र हो जाएगा। और यहाँ से आपका निकलेगा आ और यहाँ से निकलेगी ई, तो ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे आ होता है और प्लस ई। ठीक है, तो ये मिल के क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं ए। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ठीक है, तो महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे आइए देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र होगा। यह गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि, यदि ओ आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए बोला गया है कि जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, इसमें भी ओ आया है और क्या आया है? तो ई आया है, ए हो जाएगा। महाधन ऋषि, महर्षि हो जाएगा तो आ आएगा और री आएगा तो अर हो जाएगा। समुद्रधर उर्मी, समुंदौर्मी, ओ और उ आएगा, बड़ा उ आएगा तो ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बदला जाता है। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, फिर होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये 3 संधि होते हैं, इसके अंतर्गत फिर और सारी संधियां आती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है?
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संपन्नता, बी कह रहा है कि असंभव कार्य, सी कह रहा है एक से बढ़कर दूसरा और डी कह रहा है कि नष्ट करना। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक से बढ़कर एक, जैसे कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिल गया, मतलब तुम जो थे तुमसे भी बढ़कर तुमको मिल गया। ठीक है, तो एक से बढ़कर एक का अर्थ होता है एक से बढ़कर दूसरा, शेर को सवा शेर। लिए शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा। अब लोकोक्ति क्या होती है इसको देखिएगा। ऐसा वाक्य, कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके उसे ही हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। ठीक है, देखिएगा उदाहरण, सांप का काटा पानी नहीं मांगता, मतलब कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं सकता। मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं अगर आप उनकी चालों में आ चुके हैं तो मुश्किल है कि आप बच जाएं, ज़रूर आपका कुछ नुकसान होगा। ऐसे ही बाबू प्यार मोहब्बत से दूरी बना के रहिएगा, क्योंकि जो आज के ज़माने में सिचुएशन चल रहा है ना कि बेहतर खोजने की तलाश में आप कब छोड़ दिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप इस भ्रम में न रहें कि हम बहुत प्यार करते हैं चाहे वो हमारे बहुत खास हैं। अगर ऐसा कुछ आपके अंदर है तो आप बहुत ही नादान हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान बेहतर की तलाश में है। ठीक है, और जिस दिन आपसे बेहतर कोई नज़र आया ना, इंसान उसी दिन आपको लात मार देगा। फ़र्क आएगी कि आपको महसूस होने में और सच्चाई सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। क्या होगा? कुछ वक्त लगेगा, तो बच के रहना है। तले देखो और तेल की धार देखो। ठीक है, तेल देखो और तेल की धार देखो, परिस्थिति देखना। क्या है? परिस्थिति देखना। छू छा कोई न पूछा, गरीब का आदर सत्कार कोई नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। जिसे खाने की बहुत इच्छा हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिप्सा, बी बुभुक्षा, सी जिगीसा और डी प्रमेय। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, तो खाने के इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा बुभुक्षा। बुभुक्षा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बुभुक्षा, पाने की इच्छा के लिए लिप्सा, जिसे पाने की इच्छा हो लिप्सा, किसी को जीतने की चाह जिगासी, जिगिसा, जिगिसा किसी की जीतने की चाह जिगिसा, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय, जो कहीं जाकर लौट आया हो अप्रत्यागत, आया हुआ आगत। तो ये कुछ आपको एक शब्द मिल जाएंगे जो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। कहने का तात्पर्य है कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के आविष्कारक कौन है या जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कार्ल वासबर्न, बी कह रहा है गैटाली, सी कह रहा है मैडम मॉन्टेसरी और डी कह रहा है कि फ्रावेल। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो किंडरगार्टन के कौन है? तो फ्रावेल हैं। कौन है? फ्रावेल हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी के। तो कौन हो जाएंगे? फ्रावेल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? फ्रावेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा
कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेशन पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 30 क्वेश्चन। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षण शास्त्री फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रोवेल हैं। फ्रोवेल ने बालक को पौधा, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली की संज्ञा देते हुए कहा कि विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। तो ऐसा इनका कथन है, कथन को भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही सारी चीज़ें आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रमुख शिक्षण पद्धति, ठीक है। यह है कि गाल्टन पद्धति, इसके आविष्कारक कौन है? हेलेन पार्क। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। प्रोजेक्ट विधि के जॉन डीवी। ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्रॉन्ग। विनिकेटा योजना के कार्टेज वॉसबर्न और बेसिक शिक्षा के महात्मा गांधी। इसीलिए आज भी अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय को बेसिक शिक्षा या बेसिक विद्यालय कहा जाता है, ठीक है। अगर बेसिक शिक्षा अगर सही नहीं होगी तो फिर जानते हैं क्या होगा, आपके जो बुनियादी ढांचा होते हैं वो सही से अगर मजबूत नहीं होंगे तो आपकी मकान ढह जाएगी। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि पहले बेसिक जो होता है ना उसी को मजबूत किया जाए, ठीक है। अगर उसके बाद घर कितना ही कमज़ोर बनेगा तो भी कुछ ऊंचाई तय कर लेगा, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर गलत हो गया या फिर कमज़ोर हो गया तो हम ज़्यादा ऊंचाई तय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए बेसिक शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहीं से ना एक बालक का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। प्रवर का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अंतिम, बी कह रहा है अवर, सी कह रहा है प्रशस्त, डी कह रहा है अप्रशस्त। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का तो प्रवर का हो जाएगा अवर। क्या हो जाएगा? अवर हो जाएगा विलोम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। किसी शब्द अथवा उसके अर्थ के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। प्रवर का विलोम अर्थ अवर हो जाएगा। अन्य विकल्प अंतिम का अग्रसर, प्रशस्त का अप्रशस्त या संकुच होता है, ठीक है। तो ये तीनों के आपको यहाँ पे विलोम देखने को मिलेंगे। अंतिम का क्या हो जाएगा? तो अंतिम का अग्रिम हो जाएगा। इसका यह विलोम है और इसका विलोम ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ विलोम आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। विलोम शब्द तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? तो कुंद हो जाएगा। कुलदीप का क्या हो जाएगा? तो कुलांगर हो जाएगा। गत का क्या हो जाएगा? तो आगत हो जाएगा। रिजु का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। रिज का क्या हो जाएगा? अनृत हो जाएगा, ठीक है। आकंचन का क्या हो जाएगा? तो प्रसारण हो जाएगा। तो ये कुछ आपको विलोम है जो आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अन्य पेपर में आपको यही सारे विलोम देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि सामाजिक, बी कह रहा है व्यक्तिगत, सी कह रहा है यांत्रिक और डी कह रहा है कि वाचन। अगर हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की, क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। जब तक आप स्वयं कोई चीज़ नहीं करते हैं आपको सीखने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन जब आप उसको करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे करके आपको एक अच्छा खासा अनुभव मिल जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में व्यक्तिगत अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब देखिएगा, व्यक्तिगत विधि में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला है, व्यक्तिगत उपचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि उपचाराधीन विद्यार्थी की समस्याओं एवं कठिनाइयों की
का गंभीरता से अध्ययन किया जाए। उपचारात्मक शिक्षण हेतु दंड आवश्यक नहीं है। प्रेम व सहानुभूति के साथ व्यक्तिगत उपचार करना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। सखी पिया को जो मैं न देखूं, क्या है? सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ठीक है, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं हमें बताना है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। क्या मुल्ला दाऊद की है? बी कह रहा है अमीर खुसरो की है, सी कह रहा है कुतुबन की है और डी कह रहा है कि विद्यापति की है। क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें 22 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आमिर खुसरो। किसकी पंक्ति है? आमिर खुसरो की है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। आमिर खुसरो जी की ये पंक्तियां हैं। आगे देखिएगा। पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, कवि अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियां हैं। अब देखते हैं अमीर खुसरो। इनका जन्म की अगर बात करते हैं तो 1253 से लेकर 1325 का जन्म पटियाला कासगंज एटा जिले, पटियाली कासगंज मतलब उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ये पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। खाली खालिक बारी, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे इनके कुछ पंक्ति दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। गोरी सोए सेज पर, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केश, मतलब जो नायिका है वह सेज पे सोई हुई है और अपने मुख पे क्या डाली है? केस। केस मतलब बाल। ठीक है। चल खुसरो घर आपने रैन भाई चूह देश। ठीक है। अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने इसको कहा था कि जब उनके गुरु जो थे वो सोए हुए थे, कहाँ पे? चिता पे। तो उन्होंने कहा कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुदेश। ठीक है। अगली पंक्ति है कि बीसों का सर काट लिया, बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, ना मारा ना खून किया। यह नाखून पहेली की क्या है? तो पहेली है। ठीक है। तो ऐसे इनके कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या चीज़? पंक्तियाँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? क्या तुलसी राम हैं या केवल भारती हैं या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं या शिवराज सिंह बेचैन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। देखिएगा। जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। हिंदी के प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृति अर्ध कथानक 1641 ईस्वी माना जाता है। प्रथम दलित आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय कृत अपने अपने पिंजरे माना जाता है। इसको नोट करते हुए बिल्कुल आप चलिएगा क्योंकि ये सारे प्रथम की बात कर रहा है। ठीक है। प्रमुख दलित आत्मकथाकार तुलसी राम की आत्मकथा दो भागों में मुरदिहा और मणिकर्का नाम से प्रकाशित हुई। शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा बेवक्त गुजर गया माली और मेरा बचपन मेरे कंधों पर। तो ये दो हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जगह जगह पूछ सकता है। अगला है सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ है सब्ज बाग दिखाना, धूल लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन
अच्छी बातें कहकर बहकाना, क्या हो जाएगा? अच्छी बातें कहकर बहकाना हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। मुहावरा, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ के प्रतीत कराए। जैसे धुन लग जाना, सिर पर भूत सवार होना, सात घाट का पानी पिया, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना। क्या है? तो इसको क्या कहेंगे? पीछा छुड़ाना, अपनी जान बचाना। तो ये कुछ मुहावरे हैं, जरूर आप इसे देखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इच्छा बोधक क्रिया, बी नाम बोधक क्रिया, सी पूर्वकालीन क्रिया और डी सहायक क्रिया। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। देखिएगा, क्रिया जिस शब्द से किसी काल का रहना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, जाना, आना, दौड़ना, भागना। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न या प्रवृत्ति होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे में भी देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है और भोजन किया ये दूसरी। इच्छा बोधक क्रिया, इससे क्रिया न करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे मैं खाना चाहता हूँ। नाम बोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो उपयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करना, क्रिया संज्ञा प्लस क्रिया, दुखी होना विशेषण प्लस क्रिया, मतलब दुखी विशेषण है, होना क्रिया है, और भस्म करना तो भस्म संज्ञा है और करना जो है वो क्रिया है। ओके, आइए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रिया सहायक होती हैं। जैसे वे सुन रहे थे, सुनना भी क्रिया है, रहे थे भी क्रिया है। इनमें सुनना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है, तो एक से अधिक सहायक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फूले कास सकल मही छाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपेक्षा है, उपमा है, रूपक है, दृष्टांत है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी देखते रहिएगा। ये यूपी TET 1 से 5 2021 हिंदी निरस्त परीक्षा 28 नवंबर 2021 को किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब हम बात करते हैं इसके राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपेक्षा है। क्या है? उपेक्षा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में उपेक्षा अलंकार है। विस्तृत संख्या क्वेश्चन नंबर 10 देखने को बोल रहा है कि 10 में उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है वो भी उसमें डिस्कशन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? पहला है घर, पहाड़, नदी किसके अंतर्गत आएगा? घर, पहाड़, नदी भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। देखिए घर एक नहीं होता है, अनेक घर होते हैं तो उनकी एक जात होती है, घरों की संख्या होती है। ठीक है, पहाड़ एक पहाड़ थोड़ी है, बहुत सारे पहाड़ हैं तो
ठीक है। नदी, एक नदी थोड़ी है, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। तो इसमें एक जाति विशेष का प्रयोग किया गया है। जैसे लड़का, तो सिर्फ लड़कों की बात की जा रही है। घर, सिर्फ घरों की बात की जा रही है। लड़की, सिर्फ लड़कियों की बात की जा रही है। वैसे पहाड़, सिर्फ पहाड़ की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिएगा, घर, पहाड़ और नदी में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी स्थान की पूर्णतः जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य, स्कूल, पुस्तक, मोबाइल इत्यादि, ये सारे कैसे हैं, तो जातिवाचक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम बोधक है, ठीक है। प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या अनिश्चयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अगर हम बात करते हैं उसने कुछ नहीं खाया, तो यह कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। आगे देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। पहले इसका परिभाषा दिया गया है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाए। जैसे गीता खाती है, ठीक है, तो गीता की जगह क्या हो जाएगा, वह खाती है। तो गीता संज्ञा हो गई, लेकिन वह जो है वो क्या है, तो सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 सर्वनाम माने जाते हैं और इनके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। ये दो होता है, ये अनिश्चय होता है और यह निश्चय होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अनिश्चयवाचक देखिएगा, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसने कुछ नहीं खाया, किसी को बुलाओ, पता ही नहीं है किसकी बात की जा रही है, कंफर्म नहीं है पर कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि क्या है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली में, बी कह रहा है खेल प्रशिक्षण प्रणाली में, सी कह रहा है कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रणाली में और डी कह रहा है कि गद्य लेखन प्रणाली में। निगमन की बात की जा रही है, तो जब भी निगमन की बात आएगी ना, निगमन मतलब नियम, पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है, ठीक है। तो यह आपको कहाँ देखने को मिलता है, व्याकरण प्रणाली में। व्याकरण में पहले आपको नियम बताया जाता है फिर आपको कराया जाता है। और निगमन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यह कहाँ बताया जाता है, तो यह बड़े क्लासों में होता है, ठीक है। बड़े क्लासों में एक नियम बता देते हैं, जैसे मैथ अगर आप पढ़ने जाएंगे तो एक फार्मूला बता देंगे, बोलेंगे आप ये सारे क्वेश्चन इस पे हल करिए, जो उसमें से नहीं बनेगा उसको फिर आके टीचर बता देगा। तो व्याकरण प्रणाली में भी यही होता है, ठीक है। और आगमन विधि होता है, एक होता है निगमन प्रणाली और एक होता है आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली में ये होता है कि पहले उदाहरण बताया जाता है, ठीक है, फिर नियम बताए जाते हैं। पहले क्या किया जाता है, पहले उदाहरण बताया जाएगा कि कैसे कैसे बना है, फिर आपको नियम बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। निगमन प्रणाली का प्रयोग व्याकरण शिक्षण प्रणाली में अधिक किया जाता है। निगमन प्रणाली के जन्मदाता अरस्तु हैं। इस विधि के द्वारा नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है।
इसी विधि द्वारा बालक की स्मरण शक्ति विकसित होती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय बालक के अनेक सूत्र ज्ञात करने पड़ते हैं। जैसे देखिएगा, पहला अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, और उसके बाद आएगा नियम से उदाहरण की ओर। निगम प्रणाली विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है। आपका तत्सम क्या है? आप निज है, अपनापन है, आत्मा है, आत्मजा है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप, मतलब हो जाएगा आत्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? आत्मा होता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने फिर 16 से लेकर 30 जो है ये पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगले सेशन पे हम लोग चलेंगे लेके। ठीक है, अगली वीडियो में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके। सेशन कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। इसमें कुछ हमने आपको टास्क दिया था, ज़रूर आप उसे होमवर्क की तरह सोच समझकर उसे ज़रूर पूरा करें। जितना आप क्वेश्चन खेलेंगे उतना आपके लिए एग्ज़ाम में आराम होगा। ठीक है, सफलता उतना ही आपके नज़दीक रहेगी। तो चलिए सेशन को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।